दोस्तों 23 तारीख लगभग शाम के 6 बजे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के साउदर्न पोल पे लैंड हुआ और इसके साथ ही हमारा प्यारा भारत वो पहला देश बना जो कि इस सरफेस पे सॉफ्टली लैंड कर सके। और मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 80 लाख लोगों ने इस इवेंट की केवल यूट्यूब पर ही लाइव स्ट्रीमिंग देख ली। तो दूसरे सोर्सेस के माध्यम से कितने लोगों ने ये इवेंट देखा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। और ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस किया कि पान टपरी से लेके स्कूल कॉलेज तक इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। दोस्तों ऐसा क्या था इस इवेंट में कि लोग शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक अपने मोबाइल से या टीवी सेट से चिपके हुए थे। और दोस्तों लोगों के इसी बिहेवियर को रेवरेंस कहते हैं। और लोगों की इसरो के प्रति इस रेवरेंस का कारण है उन इसरो के साइंटिस्ट लोगों की सालों की मेहनत। दोस्तों कुछ लोगों को शायद पता होगा कि 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 का लैंडर आखिरी के 30 सेकंड में इसी मून के साउथ सरफेस पे क्रैश लैंडिंग कर गया था, तब इन्हीं साइंटिस्ट लोगों की 11 साल की मेहनत के ऊपर पानी फिर गया था। और उस समय हमारे साइंटिस्टों की हालत हम उस एक दृश्य से लगा सकते हैं जब हमारे देश की सर्वोच्चम संस्था इसरो के अध्यक्ष हमारे पीएम के कंधे पर फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों ये नज़ारा पूरे विश्व ने देखा था और शायद इसीलिए लोगों के प्रति इस मिशन की अहमियत कहीं ज़्यादा थी। लेकिन कुछ अकल के लट जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, इस मिशन का भद्दा मजाक बनाते हुए ट्विटर पर एक कार्टून शेयर करते हैं और अपने नल्लेपन का प्रमाण देते हैं। और इस प्रकार के बिहेवियर को हम हमारे होम्योपैथी में लैक ऑफ रेवरेंस के श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों रेवरेंस को आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा सरल अर्थ होता है दूसरों को सम्मान देना। लेकिन सम्मान या रिस्पेक्ट केवल यहाँ तक ही इस शब्द की व्याप्ति नहीं होती, बल्कि इसके भी आगे सम्मान के साथ साथ व्यक्ति में परिस्थिति अनुसार जागरूकता भी होती है। इस प्रकार के इंसान समाज के प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझते हैं और अपने व्यवहार से उसको उपयोग में भी लाते हैं। तो आइए आज हम इसी विषय में बात करते हुए हम रेवरेंस के माध्यम से पल्सेटिला सिलिशिया और सल्फर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल। दोस्तों एक अधेड़ उम्र की लेडी आँखों पे काला चश्मा लगाए अपने हाथ सैनिटाइज करते हुए मेरी कैबिन के अंदर आ गई और आते ही थोड़ा सामने होके उसने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे आँखों से पीला पीला निकल रहा है। मैं उसकी आँखों से उसका काला चश्मा निकालने के इंतज़ार में था और वो भी इस इंतज़ार में थी कि डॉक्टर साहब और भी कुछ पूछेंगे। कुछ देर के बाद उससे कुछ संकेत ना मिलने पर मैंने उससे पूछ लिया कि ये कैसे क्या हो गया। और वो फिर बोली पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो पूरी सावधानी बरती थी फिर भी मेरी आँख कैसे क्या आ गई। मैं तो रोज़ मिटकरी के पानी से अपनी आँखें साफ़ किया करती थी लेकिन फिर भी मुझे ये इन्फेक्शन हुआ। मैंने उससे पूछा कि मिटकरी के पानी से आँख साफ़ करने के लिए आपको किसने कहा था। उन्होंने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैंने मोबाइल पे पढ़ा था कि अगर आप रोज़ एक बार मिटकरी के पानी से अपनी आँख साफ़ करते हो
तो आपको कंजंक्टिवाइटिस नहीं होगी। इसलिए मैं रोज़ मिटकरी के पानी से अपनी आँख साफ करती थी। फिर मैंने उनसे पूछा, कंजंक्टिवाइटिस के बारे में और आप क्या जानती हो? और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस के बारे में पेशेंट को वो सब जानकारी थी जो एक डॉक्टर को होनी चाहिए। यही पेशेंट की क्यूरियोसिटी दर्शाता है। और तो और 2 दिन से पेशेंट यूप्रेशिया का आई ड्रॉप भी डाल रही थी। और इसीलिए मैंने उनसे पूछा, क्यों इस आई ड्रॉप से आपको आराम नहीं हुआ? उन्होंने कहा, नहीं हुआ है ना, चुभन थोड़ी कम है, लेकिन अब ये पानी की जगह अब ये पीला पीला निकल रहा है। और वो कुछ देर तक शांत रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, तो अभी आपको क्या लग रहा है? और वो थोड़ा वरीड होके बोली, अब बढ़ गया ना, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। उसकी ये बातें सुन के मैं उसके तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और वो भी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो मुझे पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद ही अपने नुस्खे आजमा रही थी। और ये कहते हुए उसके चेहरे से कुछ तो भी गलती करने का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। दोस्तों, अब भी पेशेंट ने अपनी आंखों पर से चश्मा नहीं हटाया था। लगभग 10 से 15 मिनट तक मैंने उनसे बातें की और जैसे जैसे मैं उनसे बातें कर रहा था, पेशेंट और ज़्यादा खुलती जा रही थी और प्रसन्न हो रही थी। दोस्तों, पल्सेटिला का पेशेंट आखिर यही चाहता है कि उसकी बातें कोई ध्यान से सुने, प्यार से सुने, दुलार से सुने। और जैसे कि एकोनाइट का पेशेंट मात्र अश्योरेंस देने भर से आधा ठीक हो जाता है, वैसे ही अगर कोई डॉक्टर पल्सेटिला पेशेंट की तकलीफ़ें ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे पूरा समय देकर सुनता है, तो पल्सेटिला का पेशेंट भी आधा ठीक हो जाता है। दोस्तों, करीब 20-22 साल का लड़का बड़ी देर से मेरे कैबिन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2-3 पेशेंट जाने के बावजूद भी जब उसे कोई सफलता नहीं मिली, तो अंत में सारे पेशेंट जाने के बाद वो संकोच के साथ कैबिन के अंदर आया। फिर उसे कुछ भूले सामान लगा, वो फिर कैबिन के बाहर गया और टेबल पे रखी सैनिटाइज के बोतल से अपने हाथ सैनिटाइज करके फिर से अंदर आ गया और आते ही बोला, सर्दी है। वो फिर चुप हो गया और बोला, लगता है आग भी आई है, और फिर से चुप हो गया। और मैं इंतज़ार करने लगा कि आगे भी वो कुछ और बोलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसे पूछ लिया, ये कैसे क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला। फिर से मैंने उसे पूछा, ये कब से हुआ? अब वो बोला, 4 दिन से, और फिर से चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, तो 4 दिन से तुम क्या कर रहे थे? वो फिर से चुप हो गया। मैंने फिर से उसे पूछा, तो 4 दिन बाद तुम अब क्यों आए हो? और वो धीमे स्वर में बोला, बढ़ गया है। मैंने पूछा, और आगे वो कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। दोस्तों, जब मैंने उससे पूछा कि 4 दिन से क्या कर रहा था और अब क्यों आया, तब उसके चेहरे से एक पश्चाताप या गलत होने का भाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और वो जब कैबिन में एंट्री कर रहा था, तो वो पहले अंदर आया, फिर उसे लगा कुछ तो भी छूट गया है। वो फिर बाहर आया, अपने हाथ सैनिटाइज किए और फिर से अंदर आया। दोस्तों, ये जो पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज है, ये पेशेंट की रॉन्ग डन वाली फीलिंग को दर्शाती है। और इस केस में रेफरेंस हमने इसलिए लिया क्योंकि करीब 1-1.5 घंटे से पेशेंट अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और इन्हीं 1-1.5 घंटे में मैं भी पेशेंट को बीच बीच में ऑब्जर्व कर रहा था। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मैंने पाया कि जब जब कोई लेडीज़ आती थी, तब तब पेशेंट खुद उठ जाता था
और लेडीज़ को बैठने देता था। और जब भी कोई पेशेंट ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो वो खुद रुक के उस पेशेंट को पहले भेजता था। और इसी चक्कर में पेशेंट सबसे आखिरी में आया। और जिस तरीके से पेशेंट हमें आंसर कर रहा था इन अ मोनोसिलेबिक वे, और अंत में जिस कंप्लेंट के लिए पेशेंट हमारे पास आया था, यानी कि सर्दी, कंजंक्टिविटिस एसोसिएटेड विथ कोराइजा, इस वजह से इस केस में सिलिशिया सिलेक्ट हो पाई और पेशेंट को तुरंत आराम भी मिला। दोस्तों, करीब 9 बजे मुझे एक अपने रेगुलर पेशेंट का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आज आप हिंगनघाट आ रहे हो? मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ। उन्होंने फिर पूछा, आप कितने बजे तक पहुँचोगे? मैंने कहा 2 बजे तक। उन्होंने ठीक है करके फ़ोन रख दिया। और जब मैं हिंगनघाट के क्लिनिक में था तब फिर से 3 बजे उनका फ़ोन आया और पूछने लगे, डॉक्टर साहब आप पहुंच गए हो? मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया हूँ। उन्होंने फिर पूछा, कोई पेशेंट तो नहीं है? मैंने कहा हाँ है ना पेशेंट, और ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगा कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। और दिन भर मैं अपने पेशेंट देखते रहा और करीब रात के 9 बजे वो मेरे क्लिनिक आए। उस समय क्लिनिक में 2-3 पेशेंट और थे। हालांकि बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन फिर भी वो आँखों में काला चश्मा लगाए क्लिनिक के बाहर ही खड़े थे। उन 2-3 पेशेंट में से एक पेशेंट करीब नया भी था और हिस्ट्री लेते लेते पता नहीं था कितना समय होगा, इसलिए मैंने उनको अंदर आने का इशारा किया। लेकिन उन्होंने दूर से ही इशारा करते हुए कहा कि आप आराम से पेशेंट देख लीजिए, मैं रुकता हूँ। दोस्तों, करीब 1 घंटा हो चुका था और मेरे स्वभाव अनुसार मैं बीच बीच में उनको नोटिस किए जा रहा था। और मेरे ध्यान में आया कि उस 1 घंटे के अंदर उन्होंने 2 फ़ोन कॉल किए। पहला कॉल तुरंत हमारी जब इशारों में बात हुई थी तब, और दूसरा कॉल उसके आधे घंटे के बाद में। और जब सारे पेशेंट चले गए तब वो पेशेंट अपने हाथ सैनिटाइज करके अंदर आए। आमतौर पर वो नमस्ते के साथ मुझसे हाथ भी मिलाया करते थे, लेकिन इस बार केवल नमस्ते किया और अपनी चेयर पे बैठ गए। मैंने पूछा, क्यों आप इतना लेट क्यों आए? तो वो बोले, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो 2 ही बजे आने वाला था, लेकिन अर्जेंट में यूनिवर्सिटी के पेपर भेजने थे तो 1 घंटा वही चले गया। उसके बाद मैंने काम ख़त्म करके आपको कॉल भी किया था, लेकिन उस समय आपके पास पेशेंट थे, इसलिए सोचा रात को ही चले जाता हूँ। मैंने फिर पूछा, तो आते बराबर आप अंदर क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, अरे सर बाहर माँ बेटी बैठी थी ना, पता नहीं कब से वेट कर रही होगी बेचारी। अगर मैं पहले आता था तो उनको और लेट हो जाता था, इसलिए पहले उनको जाने दिया। और घर में भी फ़ोन करके मैंने बता दिया कि आप लोग खाना खा लो। और एकदम से हड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आपको भी लेट होगा ना, आप जल्दी से मुझे दवाई दे दीजिए। फिर मैंने पूछा, बताइए आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा, 2-4 दिन से मेरी आँख आई हुई है, आँखों की सांस चालू है ना, इसलिए मुझे लगा कि 2 दिन तक दर्द रहेगा और निकल जाएगा। और वैसे भी 1 हफ्ते से मैं अपने स्कूल के कामों में बिज़ी था, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन अब ठनक बढ़ चुकी है, मुझे पहले ही आना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ तक तो पेशेंट की रेमेडी कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए मैंने उनको अपने आँखों से चश्मा हटाने के लिए कहा। और उन्होंने कहा, अरे छोड़िए ना डॉक्टर साहब, खामखा आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आप बस दवाई दे दीजिए, मुझे पता है मैं आपके दवाई से ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, दूसरों के प्रति इस प्रकार की केयर और खुद के हेल्थ के लिए डॉक्टर को अश्योरेंस केवल सल्फर ही दे सकता है, और इसी वजह से इस केस में सल्फर यहाँ परफेक्ट बैठती है। दोस्तों, इस केस में हमें बिजनेस टॉक
डिलूजन एनलार्ज और डिलूजन रॉन्ग डन के साथ दो कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक भी मिले, फ्रिवुलस और केयरफुलनेस। इस केस में फ्रिवुलस हमने इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट को कंप्लेंट 4 दिन से थी और अपनी कामों के वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से पेशेंट 4 दिन के बाद डॉक्टर तक पहुँचे। और इस केस में केयरफुलनेस हमने इस वजह से नहीं लिया कि पेशेंट ने अपने हाथ सैनिटाइज करके वो अंदर आए, बल्कि इस वजह से लिया क्योंकि जब पेशेंट को मैंने आंखों पर से चश्मा हटाने के लिए कहा तब पेशेंट ने चश्मा इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मेरा इन्फेक्शन कहीं आपको भी ना लग जाए। और ठीक इसी प्रकार का रवैया उन्होंने बाकी के 2 पेशेंट के प्रति भी अपनाया और अपने घर वालों के प्रति भी अपनाया। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे लेट हो जाएगा, तुम खाना खा लो। दोस्तों, इस प्रकार का रेवरेंस भरा एटीट्यूड सल्फर के पेशेंट में इस लेवल तक पाया जाता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि अपने वजह से कोई इंसान तकलीफ़ में पहुँचे। भला ही वो खुद तकलीफ़ सह लेगा, लेकिन दूसरों को अपने वजह से तकलीफ़ हो, ऐसा बिहेवियर वो कभी नहीं करेगा। और असल मायने में यही सल्फर की वेल्थ होती है। और ठीक इसके विपरीत आर्सेनिक पेशेंट का बिहेवियर होता है। उनकी सारी केयरफुलनेस अपने तक ही सीमित होती है, अपने पर ही कॉन्सेंट्रेट होती है। ऐसे पेशेंट आंखों पे चश्मा लगाए आपको वेटिंग रूम में इसलिए दिखेंगे ताकि दूसरों का इन्फेक्शन कहीं उनको ना लग जाए। और जैसे ही वो डॉक्टर के कैबिन के अंदर आएंगे, अपने आंखों पर से चश्मा हटा के डॉक्टर साहब को कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप अच्छे से मेरी आँख जांच कीजिए। जैसा कि कंजंक्टिविटिस के अपने पहले वीडियो में हमने आर्सेनिक पेशेंट के केस में देखा था। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस केस में हमें रेवरेंस के साथ साथ 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक भी मिले और यही 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक रेवरेंस के साथ हमें पल्सेटिला और सिलिशिया में भी पाए जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि सल्फर की केयरफुलनेस खुद से ज़्यादा दूसरों के प्रति समर्पित होती है और पल्सेटिला का पेशेंट इसलिए केयरफुल होता है और दूसरों के प्रति रेवरेंस भरा रवैया अपनाता है ताकि उसको लगता है कि अगर मैं दूसरों के प्रति केयर नहीं लूँगी तो दूसरे मेरे प्रति केयर कैसे क्या लेंगे। तो इसलिए पल्सेटिला का पेशेंट खुद के लिए तो केयरफुल होता ही है और दूसरों के प्रति भी इस कदर केयरफुलनेस जताता है ताकि दूसरों को उनका ये केयरफुलनेस रवैया देखने से रेवरेंस लगे और इस प्रकार वो दूसरों से ज़्यादा अटेंशन और केयर पा सके। और सिलिशिया का पेशेंट इसलिए केयरफुल और रेवरेंसफुल होता है ताकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन दिख सके और वो कॉमन इसलिए दिखना चाहता है ताकि अपने अंदर की टिमिडिटी, शाइनेस या बैशफुलनेस को छुपा सके। और इसीलिए उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल का होता है और इसी वजह से वो हमेशा हाईलाइट होने से बचा रहता है। और ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो सिंथेसिस रेपरेटरी में सिलिशिया अकेली ऐसी एक रेमेडी है जो एवर्शन टू फिशिंग ऑब्जेक्ट में है। और रही बात फ्रिवोलसनेस की, तो सल्फर के पेशेंट हमेशा ही अपने आइडियोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए कुछ ज़रूरी चीज़ों से उनका ध्यान भटक जाता है, इसीलिए सल्फर के पेशेंट फ्रिवोलस होते हैं। पल्सेटिला इसीलिए फ्रिवोलस होती है ताकि ज़्यादा अटेंशन या केयर पाने के चक्कर में वो बार बार हमेशा गलती कर बैठती है और इसीलिए पल्सेटिला क्रेडुलस में 2nd ग्रेड पे है। दोस्तों, आज हमने रेवरेंस के माध्यम से पल्सेटिला, सिलिशिया और सल्फर को समझने की कोशिश की और इसी सीरीज़ के हम अगले वीडियो में फ्रिवोलस के माध्यम से कुछ और रेमेडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश विसेकर और आप देख रहे थे रैशनल